मैं फिर वही वाली बात करूंगा कि मैं रेयर केसेस की भी बात करता हूँ कि बहुत सारी जगहों पे यही होता है। मैं गाँव के स्कूलों की बात करूँ, वहां पर टीचर की लिमिटेड नॉलेज होती है, और वो जब कोई उस्ताद से ऐसा सवाल करता है जिसका जवाब उसको नहीं आता, तो वो उसको कहता है, बच्चे तू अगर पढ़ाई करें तो ज्यादा बेहतर होएगा, ये फालतू सवाल जो है ना ये ना किया करें। तो इसका मतलब है कि कुछ जगहों पर उसको शटअप कॉल दे दी जाती है। जब उसको शटअप कॉल दे दी जाती है तो ये सोचने की जरूरत है कि ही विल बी मोल्डेड टू बी अ रिसीवर ओनली। सिर्फ उन चीजों को जो कि उसको बता दी जाएंगी जो उसने रिसीव की, बस सिर्फ वही, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो इसके आउटकम्स क्या होंगे? विल ही बी एबल टू एनालाइज द थिंग्स, या विल ही बी एबल टू मेक इंडिपेंडेंट डिसीजन? ये एक सवाल है, इसका क्या जवाब है? आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी बिल्कुल। ही विल नॉट बी एबल टू लर्न, ही विल नॉट बी एबल टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस, ही विल नॉट बी एबल टू एनालाइज द थिंग। Diversity in group and peer support is the need of time. ग्रुप, डाइवर्सिटी इन अ ग्रुप, एक ग्रुप की जब हम बात करते हैं, उस ग्रुप में गरीब भी होगा, उस ग्रुप में अमीर भी होगा, उस ग्रुप में मेल भी होगा, उस ग्रुप में फीमेल भी होगा, उस ग्रुप में एक अच्छी फाइनेंशियल बैकग्राउंड का बंदा भी होगा, उसमें एक बैड फाइनेंशियल बैकग्राउंड का बंदा होगा, उसमें अच्छे आईक्यू वाला भी होगा, बुरे आईक्यू वाला भी होगा, उसमें एक तेज तरार भी होगा, एक वीक भी होगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डाइवर्सिटी, डाइवर्सिफाइड ग्रुप। और पीयर सपोर्ट का मतलब है कि हम स्टूडेंट्स एक दूसरे की जब मदद करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर द सिचुएशंस व्हिच हैव बीन गिवन टू अस। ओनली फ्यू सर्वाइव इफ नॉट सपोर्टेड, रेस्ट फेड अवे। वो चंद लोग जो कि इंटेलिजेंट हों या उनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा हो, अगर उनको पीयर सपोर्ट ना दी जाए या उनको ग्रुप सपोर्ट ना दी जाए, तो वो फिर भी कामयाब हो जाते हैं और निकल जाते हैं आगे। लेकिन मेजोरिटी वो है जो रह जाती है और वो नहीं आगे जा पाती। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में हायर ऑर्डर थिंकिंग का पिरामिड जो था, वो हम पहले भी पढ़ चुके थे, एक दफा फिर हम पढ़ते हैं कि लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जो होती हैं वो रिमेंबर और रिकॉल दी आइडियाज है, और उन चीज़ों को समझ लेना और समझ के उनको किसी के आगे मनोआन एक्सप्लेन कर देना जो उसको समझाया गया है, और जो समझाया गया है उसको सिचुएशन के ऊपर अप्लाई करके उसका हल निकाल लेना, ये लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल होती हैं। सिचुएशन अगर गंभीर हो जाएगी तो वो एप्लीकेशन कारगर साबित नहीं होगी और वहां पर वो फेल हो जाएगी। जब वो फेल होगा तो उसके बाद वो बैठ जाएगा कि मुझे तो इतना ही आता था, मुझे आगे कुछ नहीं आता था। वहां से हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल स्टार्ट होती हैं कि जब वो फेल हो जाएगा तो उसके बाद फिर वो एनालाइज करेगा कि मैं क्यों फेल हुआ, बहुत सारे आइडियाज को कनेक्ट करेगा साथ, उसके बाद उसको एवेलुएट करेगा, और एवेलुएट करने के बाद एक नया डिसीजन निकालेगा कि मैं अगर इस काम को इस तरीके से करूं तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, और ये एक नई इंफॉर्मेशन होगी जो लोगों तक पहुंचेगी। इनको हम हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स कहते हैं। समझ आ गया? लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, ये ऑफिशियल अनऑफिशियल को छोड़ दें अभी। वो तमाम लोग जिनके नाम के आगे गेस्ट लिखा हुआ है उनको पता है कि वो गेस्ट हैं, और वो लोग भी जिनको पता है कि वो ज्वाइन इन नहीं हुए और उनको वो लॉबी में थे और वेट कर रहे थे, उनको ज्वाइन इन करवाया गया। एवरीबडी नोज इट। जो डायरेक्ट ज्वाइन हो गया है उसको पता है कि वो डायरेक्ट ज्वाइन हो गया है, तो वो अटेंड कर रहा है अपना। तो इसमें सवाल की कोई जरूरत नहीं रह जाती है पीछे। अगर आपने साइन इन किया और आप डायरेक्ट ज्वाइन इन हो गए क्लास में, तो इसका मतलब है कि आप अपने एलएमएस के थ्रू आए हैं। और एक बंदा जिसने साइन इन किया और उसके बाद वो लॉबी में वेट करता रहा और उसको मैंने इन किया है, तो उसको पता होना चाहिए कि वो एलएमएस के थ्रू नहीं आया और उसकी अटेंडेंस नहीं लगी। ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसके ऊपर हम घंटा डिस्कशन कर रहे हैं कि कौन ऑफिशियल है और कौन ऑफिशियल नहीं है। फॉर हेवन से।
अभी भी अगर आप देखें तो ये मोमल बाई जो है ये कल भी गेस्ट में थी और आज भी गेस्ट में है। अभी मैं इसको इन कर रहा हूँ। ठीक है, मोमल बाई अगर आप सुन रही हैं या सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता कि मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो काइंडली साइन आउट करें, पासवर्ड जो रिमेंबर आपने किए हुए हैं उनको खत्म करें, उनको खत्म करके दोबारा एलएमएस पे जाएं, वहां से ज्वाइन इन करें, लॉगिन आईडी दोबारा दें और ज्वाइन करें, तब आप गेस्ट से खत्म होंगे। लोअर ऑर्डर क्वेश्चन जो है वो क्या है? शेर का रंग तस्वीर के अंदर क्या है? आप तस्वीर दिखाते हैं बच्चों को और उससे पूछते हैं कि शेर का रंग क्या है तस्वीर में। हायर ऑर्डर क्वेश्चन क्या है? व्हाई डू यू सपोज दैट लॉयन इज इन दिस कलर? ये जो धारीदार या ब्राउन कलर का लॉयन है, ये ब्राउन कलर का या धारीदार क्यों है? ये किसी और रंग में क्यों नहीं है? तो ये हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर वो सोचने पे मजबूर होंगे कि क्यों नहीं है। अगर खाली रंग पूछेंगे तो रंगों की तमीज उनको ऑलरेडी है, वो आपको रंग बता देंगे। दिस इज लो ऑर्डर क्वेश्चन और हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन में ये फर्क होता है। कन्वर्जेंट का मतलब है कि आप किसी को किसी खास पॉइंट के ऊपर ला रहे होते हैं कि तुम ये सोचो, और डाइवर्जेंट ये होता है कि आप उसकी सोच को बाइफरकेट कर रहे होते हैं कि वो और बहुत सारी चीजों के बारे में सोचे। तो कन्वर्जेंट क्वेश्चन होगा, व्हाट अदर एनिमल्स कैन यू थिंक आर ऑफ द कलर एज कैमोफ्लाज? कैमोफ्लाज के रंग के कौन है? तेंदुआ है, उसके बाद चीता है, ठीक है, उसके बाद लगड़ बगड़ है। ठीक है, तुमको पता है कि ये जानवर हैं इस कलर के। अगर डाइवर्जेंट क्वेश्चन आप पूछें कि जो सपोज अगर लॉयन जो है वो इस कलर में ना पैदा होता, वो किसी और कलर में पैदा होता, तो जब वो जंगल में रहता तो वहां पर उसके साथ क्या होता? अभी वो मुख्तलिफ चीजें सोचना शुरू करेंगे। तो ये फर्क है लोअर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस, कन्वर्जेंट क्वेश्चन और डाइवर्जेंट क्वेश्चंस में। टीचिंग एंड लर्निंग इन 21st सेंचुरी, कंस्ट्रक्टिविज्म एंड कनेक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है कि बहुत सारा जो इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद होती है उसको इस्तेमाल करते हुए आप एक नई नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको हम कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। कनेक्टिविज्म जो है वो नई थ्योरी है जो 21st सेंचुरी की है। जब इंटरनेट आ गया, हम दूर बैठे हुए कनेक्ट हो जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स, बहुत सारी किताबें हमें अवेलेबल है नेट के ऊपर, बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स अवेलेबल हैं, रिसर्चेज अवेलेबल हैं हमारे पास। हम उनको फाइंड आउट करते हैं या हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं जिस तरह हम लोग कनेक्टेड हैं इंटरनेट के थ्रू। तो इसको हम इस थ्योरी को कनेक्टिविज्म कहते हैं। सो मोर इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर लर्नर्स देन एवर बिफोर। जितनी नॉलेज पहले अवेलेबल थी उससे बहुत ज्यादा नॉलेज अब लर्नर्स को अवेलेबल है। सोशल चेंज जो है वो बहुत तेजी से रूनुमा हो रहा है। दुनिया जो है वो पहले से ज्यादा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और वो जो वेबसाइट और तमाम जगह हैं उनके ऊपर जो लोगों ने एक्सपर्ट ओपिनियंस दिए हुए हैं वो एक्चुअली में एक्सपर्ट्स नहीं है, वीक आर्ग्यूमेंट्स हैं उनके। और उसमें सच्चाई है या सच्चाई नहीं है, इसको हमें सोचना पड़ता है। और हम उस वक्त तक नहीं सोच सकते जब तक कि हम क्रिटिकल थिंकिंग को बेदार नहीं करेंगे। We are surrounded by weak arguments by social media. Students should learn to manipulate and process information. जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैनिपुलेट करना, उसको प्रोसेस करना, उसमें से ठीक चीज को निकालना और गलत चीज को साइड पे करना, ये जरूरत है आज की। दी ओल्ड बैंकिंग मॉडल जिसमें सिर्फ एक लाइब्रेरी के अंदर चीजें पड़ी होती थी, बस वहीं से हम निकाल के देख लिया करते थे, वो खत्म हो गया है अभी। अभी बहुत वास्ट नॉलेज अवेलेबल है और उसको हमने देखना है। कोऑपरेटिव लर्निंग एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज। कोऑपरेटिव लर्निंग
gained strength in the wake of constructivism, और कनेक्टिविज्म की वजह से कोऑपरेटिव लर्निंग जो है वो ज़्यादा आसान हो गई है, बिकॉज हम घर पे बैठ के भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। कोऑपरेटिव टीचिंग एंड लर्निंग इज एन अप्रोच टू ग्रुप वर्क। इसमें अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस कम होते हैं, अपनी मर्जी की चीज़ें हम उठाते हैं, एक क्वेश्चन को या एक प्रॉब्लम को हम ब्रेक कर लेते हैं 3-4 पीसेस में, और 4 ग्रुप मेंबर्स जो हैं वो अपना अपना पॉइंट उठा लेते हैं और उसके बाद उस पर सर्च करते हैं, उसका जवाब निकालते हैं और सारे बैठ कर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ आइडियाज एक्सचेंज करते हैं, सॉल्यूशंस और प्लान्स बनाते हैं। सच इंटरेक्शन प्रोमोट्स इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। आपके जहन की नशोनुमा होती है, इसमें डिफरेंट आइडियाज और डिफरेंट व्यू पॉइंट्स आते हैं, आपका माइंड को काम करने का मौका मिलता है, नई नई चीजें सोच के, नई नई चीजें सुन के। कोऑपरेटिव लर्निंग के रिजल्ट्स क्या होंगे? हम एक दूसरे से मदद हासिल कर सकते हैं और एक दूसरे के जो काम है उससे फायदा उठा सकते हैं। तमाम ग्रुप मेंबर्स जो कि एक प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उनका एक ही गोल होता है, टू फाइंड द सॉल्यूशन। रियलाइज दैट वंस परफॉर्मेंस इज म्यूचुअली कॉज्ड। एक बंदे की परफॉर्मेंस तमाम लोगों पे इफेक्ट करती है। एक बंदा काम नहीं करेगा तो सबका काम नहीं होगा, अगर सब काम करेंगे तो सब जो है वो कामयाब होंगे, चाहे वो एक कम की कामयाबी सबकी कामयाबी होगी, एंड दे जॉइंटली सेलिब्रेट। डीपर लेवल ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर रिलाई करते हैं कि बिकॉज सक्सेस एंड फेलियर जो है उसको हमने शेयर करना होता है। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, हमने अपना काम करना होता है, इस वजह से मैं हमेशा परेशान रहूंगा कि मैं अपना काम पूरा कर लूं, ऐसा ना हो कि मेरी वजह से ग्रुप फेल हो जाए। फेस टू फेस प्रोमोटिव इंटरेक्शन, इसका मतलब है कि मिक्स ऑफ इंडिविजुअल कलेक्टिव वर्क एनवायरनमेंट्स एक दूसरे को इनकरेज करती हैं। कुछ काम वो आमने सामने बैठ के करते हैं और कुछ काम वो जो है पीछे से करते हैं, सॉरी, घर जाके या ऑफलाइन, इवन नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ ईच अदर करते हैं। कोलैबोरेटिव स्किल्स, गूगल को इस्तेमाल करना है, गूगल स्कॉलर को इस्तेमाल करना है, ग्रामरली को यूज करना है, किस चीज को करना है, इससे ट्रस्ट एंड एनकरेजमेंट डेवलप होती है। ग्रुप प्रोसेसिंग, टीम मेंबर्स जो हैं वो मिल के गोल सेट, ग्रुप ग्रुप टास्क सेट करते हैं और उसके बाद पीरियडिकली उनको असेस करते हैं कि कौन कौन सा टास्क किसने कंप्लीट कर लिया। देन दे एक्सचेंज आइडियाज, ताकि वो एक दूसरे के जो चीजें हैं उनसे फायदा उठाए। कोऑपरेटिव लर्निंग अडॉप्ट करने का रीजन क्या है? ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इंगेज किया जा सके एक दूसरे के साथ लर्निंग में, टीचर के साथ, क्योंकि लेक्चर ओरिएंटेड मेथोडोलॉजीज जो हैं इनसे ये बेहतर होता है। इट इनकरेज स्टूडेंट्स टू सपोर्ट देयर पीयर्स, जो मेरे साथ दूसरे तालिब इल्म होते हैं, जो मेरे साथी हैं, हम एक दूसरे को सपोर्ट करने में मदद हासिल करते हैं। जस्ट अ मिनट।